नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और कई दिनों से एक लगातार जो विषय जो चर्चा में था, लगातार यह विषय हम भी दिखाते आ रहे हैं कि जो केट का है, केट का नॉर्थ ईस्ट का चैप्टर बहुत जल्द घोषणा किया जाएगा आनुष्ठानिक तौर पर, और आज वह समय आ चुका है। और मेरे साथ आज कई विशेष अतिथि आज उपस्थित है, जिनमें से प्रवीण खंडेलवाल जी है जो राष्ट्रीय महामंत्री है केट के, और मैं सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा तिनसुकिया में और कुछ बातें उनसे मैं आज जान लेना चाहूँगा। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आसाम की इस धरती पर प्रकाश जी के माध्यम से हम सब लोग आए हैं। मैं पूरे देश के व्यापारियों की ओर से आसाम के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रवीण जी, एक चीज़ देखा गया है कि केट हमेशा जो साधारण से साधारण जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उनके छोटे से छोटे मुद्दे केंद्रीय स्तर पर उठाते आए हैं। आपको क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट के जो व्यापारी है उनके लिए कौन कौन से मूल मुद्दे हैं, या यहाँ के व्यापारियों में किस तरह की ऊर्जा है व्यवसाय के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि कैट देश के 8 करोड़ छोटे व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है और देश के लगभग 40,000 से ज़्यादा ट्रेड एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट का ये दुर्भाग्य रहा कि सब कुछ होते हुए भी नॉर्थ ईस्ट लंबे समय तक उपेक्षित रहा। डेवलपमेंट जितना नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बाकी देश का डेवलपमेंट हुआ लेकिन नॉर्थ ईस्ट का नहीं हुआ। 2014 के बाद निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की एक नई व्यवस्था बनी है। डॉनियर बनने के बाद में और डॉनियर का एक मिनिस्टर होने के बाद में और यहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल है ये गठन होने के बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस था, आज नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ है उससे मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों को लाभ पहुंचा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक्स की। जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में माल पहुंचते पहुंचते पूरे देश के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, यहाँ के व्यापारियों को व्यापार करने के लिए जो सरल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरल सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण से व्यापार का जो पेस होना चाहिए वो पेस नहीं हो पाता है। तीसरा, डॉनियर तो ज़रूर बन गया लेकिन डॉनियर में आज तक नॉर्थ ईस्ट में व्यापार करने के लिए कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट की एक व्यापार नीति बने उसका अभी अभाव है, जिसके कारण से हमारे व्यापारियों को बैंकों से ऋण मिलने में दिक्कत आती है। जो हम आपसी लेन देन का व्यवहार करते हैं उसमें पेमेंट काफ़ी दिनों में आती है। इसके अलावा टैक्स के बहुत सारे झमेले हैं और कहीं ना कहीं व्यापार चलाने में या इंडस्ट्री चलाने में नॉर्थ ईस्ट में बाकी देश के मुकाबले जो कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा है। तो इन समस्याओं को यदि हम मिलजुल करके सही तरीके से ठीक कर पाएँ तो मुझे इतना विश्वास है कि जितनी जो जिसको हम सॉवरेन वेल्थ बोलते हैं, सॉवरेन वेल्थ के मामले में नॉर्थ ईस्ट माला माल है। और तो उस सॉवरेन वेल्थ का उपयोग यदि एक व्यापार नीति के अंतर्गत होता है, हमारे व्यापारियों को पेंशन मिलती है, बहुत सारे लाइसेंस की जगह पर एक लाइसेंस यदि व्यापारियों को मिलता है तो व्यापार करने में या इंडस्ट्री चलाने में यहाँ के लोगों को बड़ी सुविधा होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट के व्यापारी राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका और अधिक मजबूती से करने में कामयाब होंगे। ये सब तो कमियां थी ही, लेकिन इन कमियों को जो उजागर करने के लिए या इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए जो संस्था की ज़रूरत थी, एक मजबूत जो स्थिति यहाँ होनी चाहिए थी एक संस्था की, वो भी अब देखा जाएगा कि केट आज नॉर्थ ईस्ट के लिए आवाज़ उठाएगा एक सांगठनिक तौर पर। तो जो समस्याएं रही है या जो इस तरह के रिसोर्सेस रहे हैं, कितना सहायक होगा व्यापारियों को आगे बढ़ाने में आपको लगता है? देखिए, अभी तक क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी 7-8 राज्य हैं, हर राज्य में व्यापारी अपने तौर पर काम कर रहा था। तो जो नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ जो केंद्र में या पूरे देश में पहुंचनी चाहिए थी वो उतनी मजबूती से नहीं पहुंच रही थी। कैट का नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की जो आज बन रहा है, जिसकी घोषणा हम आज यहाँ कर रहे हैं, वो इन सभी राज्यों के व्यापारियों को एकजुट करके नॉर्थ ईस्ट की एक मजबूत आवाज़ बनेगा।
समस्या यदि मणिपुर की है व्यापारियों की, समस्या यदि अरुणाचल की है, समस्या यदि असम की है, समस्या यदि मेघालय की है या और किसी भी राज्य की है, तो वो सारी समस्याएं प्रमुखता के साथ वहाँ की राज्य सरकारों के साथ और केंद्र सरकार के साथ उठाई जाएंगी, उनका समाधान किया जाएगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो व्यापारियों को आसानी से ऋण दिलवाती हैं। टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए वो भी मिलता है, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए वो भी मिलता है, ब्रांडिंग के लिए पैसा चाहिए वो भी मिलता है, लेकिन वो जो सारी पॉलिसीज है वो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। तो हमारा निश्चित सोच है कि प्रकाश जी के नेतृत्व में हम नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा चैप्टर बन रहा है वो न केवल असम के लिए, न केवल तिनसुकिया के लिए, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म का काम करेगा। हम लगातार समय समय पर वर्कशॉप करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, व्यापारी सम्मेलन करेंगे, जिसमें सभी राज्यों की भागीदारी होगी और ये तय करेंगे कि अलग अलग रूप से और सामूहिक रूप से सभी राज्यों के, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन सभी राज्यों के व्यापारी कैसे मिलकर के अपनी एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश के सभी राज्यों की समस्याओं को समय समय पर उठाता रहा है और नॉर्थ ईस्ट को भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रकाश जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम यहाँ करने जा रहे हैं। और एक और चर्चा प्रकाश जी ने हमारे साथ की है कि नॉर्थ ईस्ट के जो व्यापारी हैं और बाकी देश के व्यापारी, अगर क्या संभव है कि वो नॉर्थ ईस्ट में आकर के कोई छोटी इंडस्ट्री लगाएं, कोई बड़ा व्यापार करें, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। ये एक बड़ा काम है जिस पर हम प्रकाश जी के साथ लगभग 1 वर्ष तक चर्चा कर रहे हैं। हमारे रिसर्च बोर्ड ने इसके ऊपर पेपर बनाया है और बहुत जल्दी 24-25 अगस्त को रायपुर में हमारी नेशनल गवर्निंग काउंसिल है, वो गवर्निंग काउंसिल इस पेपर को स्वीकार करेगी और उसके बाद इस पेपर के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, केंद्र सरकार के मंत्रियों को और जिन जिन विभागों का यहाँ संपर्क है, मिल करके हम एक सेतु का काम करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा चैप्टर है कैट का, वो एक मजबूत ब्रिज बनेगा नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों के बेहद सुखद भविष्य के लिए, सरकार की नीतियों को ज़मीन तक लाने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। चूँकि इन्वेस्टमेंट का बात आप कह रहे हैं और इसके पहले भी देखा गया था कि जो सर्बानंद सोनोवाल सरकार थी उन्होंने पहल की थी जरूर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो बाहर से लोग आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो पहल अधूरी ही रह गई, उस तरह का हमने देखा नहीं। लेकिन फिर से अब देखा जा रहा है कि सोच और भी आगे बढ़ा रहे हैं जो हिमंत बिस्वा शर्मा, जो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जो है सरकार है। और एक समय ऐसा भी देखा जाता था कि यह जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के प्रति लोग डरते थे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज आपको क्या लगता है राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर सोच कितना बदला है लोगों को, और इन्वेस्टमेंट के लिए आज कितना एक सरल और सही समय है नॉर्थ ईस्ट में? मैं इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरीके से मुखर होकर के उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं और अनेकों बार दिल्ली में, बम्बई में, अलग अलग जगह जाकर के नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो लोगों का भ्रम था कि नॉर्थ ईस्ट में डर है, नॉर्थ ईस्ट में आतंक है, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, श्री हेमंत बिस्वा ने उस पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल आसानी से इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि इसमें हमारे असम के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज उनके इतने लगातार 2-3 सालों के प्रयास के बाद जो 20-30 सालों की धारणा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बनी हुई थी वो बिल्कुल बदली है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ऐसा एक ब्रिज बनेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के उत्पाद हैं वो बाकी राज्यों में कैसे जाएं और बाकी राज्यों के उत्पाद नॉर्थ ईस्ट में कैसे आएँ, बाकी राज्यों के लोग नॉर्थ ईस्ट में आएँ, यहाँ पर अपना व्यापार खड़ा करें, यहाँ पर छोटी इंडस्ट्री लगाएं, फिर छोटी इंडस्ट्री बाद में बड़ी हो जाए। तो इस पूरे क्रम में मुझे लगता है कि हमारे कैट के प्रकाश जी की और असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर ये दो मिल जाए तो नॉर्थ ईस्ट का विकास 100% होगा, ऐसा मुझे परम विश्वास है। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि यह डिजिटल युग आ चुका है, हर चीज़ आज डिजिटलाइज हो चुका है। और इसी बीच देखा जा रहा है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग वाला जो विषय है, क्षुद्र व्यवसायियों को विशेष तौर पर काफ़ी दिक्कत
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी काफ़ी इसके लेकर सक्रिय आपकी भूमिका रही है आवाज़ उठाने की। तो क्या मानते हैं कि आज आपने व्हाट्सएप के साथ जो नया एक आरंभ किया है, जो दौर या नया जो आपने ट्रेनिंग देने का एक जो नया सोच लिया है, एक्चुअली इससे कितने व्यवसायियों को सुविधा प्राप्त होगी और जो डिजिटल जो युग चल रहा है इसमें छोटे से छोटे व्यापारियों को कितनी डिजिटलाइज किया जा सकता है आपको लगता है? देखिए, एक बात तो हमें स्वीकार करनी होगी, टेक्नोलॉजी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। टेक्नोलॉजी तो देश के हर व्यापारी को अपने व्यापार में जोड़नी होगी। व्यापार करने के तौर तरीके में परिवर्तन करना होगा। जहां हमारी खुद की दुकान है उसके अलावा डिजिटल पर भी हमारी एक दुकान बने, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए बने या किसी और ज़रिए से बने, तो डिजिटल दुकान का आज एक अलग महत्व है, क्योंकि धीरे धीरे करके ई कॉमर्स का व्यापार देश में बढ़ता जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट भी इसका कोई अपवाद नहीं है। यहाँ भी अगर हम आंकड़े देखें तो यहाँ भी लोग धीरे धीरे करके ई कॉमर्स की तरफ चलते आ रहे हैं। हमने लगातार इस विषय पर सरकार के साथ पिछले 4-5 वर्षों से काम किया है और ये जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं ये वापस ईस्ट इंडिया कंपनी न बन जाए, उसके लिए हमने लगातार प्रयासरत रहे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हम हाई कोर्ट में भी गए, हम NCLT में भी गए, हम हर फोरम पर गए और वहाँ सब फोरम ने माना कि ये लोग इनका बिजनेस मॉडल कानून के खिलाफ है। और लगातार इस विषय पर हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ चर्चा की और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि ई कॉमर्स पॉलिसी और ई कॉमर्स के रूल्स वो आने वाले हैं। उनके आने के बाद इन कंपनियों की जो दादागिरी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे व्यापारी को जो थ्रेट मिल रही है वो थ्रेट दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से सरकार नेशनल रिटेल पॉलिसी भी लेकर के आ रही है। तो ये दो चीज़ आने से व्यापारी कहीं ना कहीं मजबूत होगा और विदेशी कंपनियों का जो ई कॉमर्स का डर है वो जिसके कारण से हमारा व्यापार प्रभावित होता है उसको वो निश्चित रूप से दूर होगा। लेकिन हर व्यापारी को भी अब ये समझना होगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी भविष्य का एक मोडम है और हमें उसको स्वीकार करना होगा। 5 चीज़ें हैं जो भविष्य में व्यापार में काम आने वाली हैं। पहला इंटरनेट, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा लॉजिस्टिक्स और 5वां नेटवर्किंग। जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यापारी के पास ये 5 चीज़ें होंगी उसका व्यापार कभी भी मात नहीं खाएगा। और इसीलिए हमने पूरे देश में ये अभियान चलाया है। व्हाट्सएप के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देश में आने वाले 3 सालों में 1 करोड़ व्यापारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य हमने रखा है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी व्यापार करें। जीएसटी का मुद्दा भी काफ़ी जो है क्रिटिकल रहा है आम व्यापारियों के लिए और जीएसटी को लेकर भी काफ़ी आप लोग जो आपने है जो जागरूकता फैलाने की ज़रूर प्रयास की, लेकिन आज भी क्या लगता है जो जीएसटी आम व्यापारियों के हक में है, किस तरह का सरकार का जो निर्णय है आम व्यापारियों के कितने हक में है या क्या है जीएसटी को लेकर क्या है? हो रहा नहीं है कि जीएसटी को लेकर के आज पूरे देश में व्यापारी अनेक कारणों से परेशान है। उसका मूल कारण ये है कि जो जीएसटी की कल्पना की गई थी तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी द्वारा और जो जीएसटी की घोषणा पार्लियामेंट में की गई थी वो जीएसटी और वर्तमान का जीएसटी उससे बिल्कुल अलग है। मैं मान सकता हूँ कि क्योंकि जीएसटी पहली बार लगा है तो अनेक प्रकार की समस्याएं भी आई होंगी और निराकरण भी हुआ होगा। हमने सरकार को ये कहा है कि 6 साल का समय हो गया जीएसटी लगे हुए देश में, सरकार को भी खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं, हमें भी खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं। क्यों ना हम बैठ करके एक बार नए सिरे से पूरे जीएसटी की समीक्षा करें। आज जीएसटी में लगभग 1400 से अधिक संशोधन हो गए। इसका मतलब है कि कानून अभी स्थिर नहीं है, अस्थिरता के दौर में है। बहुत से संशोधन व्यापारियों के हित में हुए हैं, बहुत से संशोधन जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी सुविधा के लिए हुए हैं। क्यों ना जीएसटी को मिलकर के एक ऐसा स्टेबल टैक्सेशन सिस्टम बनाया जाए जिसकी पालना आम व्यापारी भी आसानी से कर सके। हाँ, जो भी व्यक्ति अगर कानून के खिलाफ काम करता है, ये फर्जी बिलिंग का काम करता है, झूठ का कारोबार करता है या टैक्स की चोरी करता है, उसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में जो हमारा ईमानदार व्यापारी है उसका हैरेसमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम एक नए सिरे से समीक्षा करें और जीएसटी को एक अच्छा कानून बना लें तो मुझे लगता है कि जीएसटी भविष्य अच्छा है, क्योंकि 17 प्रकार के अन्य टैक्स और
13 से अधिक प्रकार के सेस जीएसटी में समाहित हो गए। तो बहुत बड़ा जो बहुत डिपार्टमेंट थे वो डिपार्टमेंट अब व्यापारी के ऊपर नहीं है, लेकिन अभी भी जीएसटी में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जीएसटी का एक ईजी वर्जन बहुत ज़रूर हमको मिलेगा। आज सरकार जो भी चले, लेकिन जो व्यापार जगत से जो जुड़े लोग हैं उनके टैक्स के पैसे से जो आर्थिक जो दिशा है देश की मजबूत की जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह का कानून बनाए जाते हैं, जिस तरह का कठोर निर्णय लिया जाता है व्यापारियों के लिए, इस तरह देखा जाता है कि मानो वो बहुत बड़े क्रिमिनल है, इस तरह उनके खिलाफ अगर 2 दिन लेट भी हो जाए तो इस तरह का जी, तो इसी सोच को हमें बदलना है। आज देश का व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज यदि व्यापारी उस अपने व्यापार से हट जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव है लोगों के मन में, लोग ये नहीं देख रहे कि व्यापारी सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक काम करता है, दिन में उसके पास खाने की फुर्सत नहीं होती, उसके बाद अनेक प्रकार के कानूनों की उसको पालना करनी पड़ती है, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, हर जिम्मेदारियाँ। व्यापारी इस चक्कर में बीमार हो जाता है, शरीर से तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन व्यापारी को कुछ मिलता नहीं है। तो व्यापारी को जैसा 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि व्यापारी देश के सैनिक के समान है, हम उनकी इस कथन का आदर करते हैं। हमारे एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से यदि सैनिक, हमारे देश के सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं तो देश का व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है, हमारे बाजार की रक्षा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, और जितना पिछले 60-70 वर्षों के अंदर में हुआ, जिसके भी किसी कार्यकाल में हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें व्यापारी को बड़ी हीन भावना की दृष्टि से देखा गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं, अभी काफ़ी चीज़ों पर काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी व्यापारी के ऊपर जो तमगा लगा हुआ है, इस तमगे को हम मिलकर के दूर करेंगे। और मैं तो कभी बोलता हूँ, सरकार कोई भी हो या कोई पत्रकार मित्र हो, एक बार सुबह से लेकर के रात तक एक व्यापारी के साथ बैठ जाए तो आपको समझ में आएगा कि व्यापार करना आसान नहीं है, व्यापार करना बहुत मुश्किल काम है। और उस मुश्किल काम को हम व्यापारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे देश के हर व्यापारी पर गर्व है। तो हम मिलकर के इन सब चीज़ों को दूर करेंगे, टेक्नोलॉजी को हम सिस्टम में लाएंगे, व्यापार को साफ सुथरा करेंगे, जिससे कि हमारे देश का फ़ायदा हो और हमारी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा हो और हमारा व्यापार बढ़े। और जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर जाए, तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हम तैयार हैं जाने के लिए। सिर्फ सरकार को और व्यापारियों को मिल बैठ के बात करनी है। गोविंद जी, क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेस है या किस तरह के चीज़ें हैं जो अभी तक जिस तरह निखर कर आने चाहिए थे व्यापार जगत में, जो आज एक भूत झलक के मान के चले, या इस तरह के बहुत से नेचुरल रिसोर्सेस है जो शायद आज नज़र में नहीं लाया जा सका या किसी ने सोचा ही नहीं कि इसे व्यापार से जुड़ा जाए राष्ट्रीय स्तर पर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे चीज़ें मिस हो रही है और किस तरह की सोच होनी चाहिए? आप मुझे बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रिसोर्स नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में सब रिसोर्स हैं। जल पर्याप्त मात्रा में है जो पावर बनाने के काम में आता है। इसके अलावा जितने भी हमारे ज़मीन के रिसोर्सेज हैं, वो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सारी संपदाएं मौजूद हैं। अब उन संपदाओं का सही प्रकार से दोहन करके, उनका सदुपयोग करके कैसे उसको देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, सिर्फ इतना सा सवाल है। और इस काम में मैं विश्वास दिला सकता हूँ सरकार को कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के व्यापारी पूरी तरीके से तैयार हैं, चाक चौबंद हैं। पहल सरकार करे, हम सरकार के साथ मिल करके और नॉर्थ ईस्ट को हम राष्ट्रीय फलक पर लेके जाएं, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़े, यहाँ पर हमारे व्यापारियों का व्यापार बढ़े, उसके ज़रिए वो बाकी चीज़ें हों। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि इस पर काफ़ी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और एक चीज़ पहले भी मुद्दा उठाया गया है, रेलवे गेट का जो मुद्दा है, हम पहले भी उठा चुके हैं और आपके द्वारा भी उठाया गया था मुद्दा, और काफ़ी बड़ा मुद्दा है। सहमत हूँ। हमने प्रकाश जी को ये आग्रह किया है कि वर्तमान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का मैंडेट है कि देश के हर हिस्से में रेल पहुंचनी चाहिए। तो मैंने प्रकाश जी से भी हमने आग्रह किया है कि एक वाइट पेपर बनाया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ पर रेलवे के नेटवर्क की ज़रूरत है।
तो प्रकाश जी उस पर काम कर रहे हैं, प्रकाश जी की पूरी टीम उस पर काम कर रही है। जैसे ही वो वाइट पेपर तैयार हो जाएगा, हम वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे, श्री अश्विनी वैष्णव जी को देंगे और उनसे ये बात करेंगे, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट भारत सरकार की प्रायोरिटी पर है। और जिस प्रकार से क्योंकि असम लीड करता है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, और इस समय जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो बहुत आक्रामक भूमिका में हैं और वो लीड लेने के लिए तैयार हैं, जो उनकी लीड बाकी राज्यों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। तो माहौल इस वक्त बड़ा सकारात्मक है, तो क्यों ना हम इस माहौल का लाभ उठाएं। और जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, अगर कहीं पर सड़कों की भी दिक्कत है, यहाँ पर मुझे बताया गया, उसके लिए हम नितिन गडकरी जी से बात कर सकते हैं कि जब पूरे देश में नेटवर्क हो रहा है, सड़कें वैसे पहले के मुकाबले, जब मैं पहले आया था और आज में काफ़ी अंतर आ गया, बट अभी भी यहाँ पर 6 लेन 8 लेन और इस तरीके की अभी और आवश्यकताएं हैं। तो प्रकाश जी ने भी इस बात को तय किया है कि जो यहाँ की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं उनको भी हम उठाने वाले हैं, और वो केवल व्यापारियों के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी वो फ़ायदेमंद होगी। रोड अच्छी बनेगी तो खाली व्यापारी तो उस पर ट्रैवल करेगा नहीं, सभी लोग उस पर ट्रैवल करेंगे। फिर सभी राज्यों की इजी कनेक्टिविटी हो जाए, सभी राज्यों में यहाँ से अपनी जो लोकल हवाई सुविधा है वो सब तक मिल जाए, ताकि जल्द काम हो, हमारी जल्द पहुंच हो। इस पर हम पूरी तरीके से सजग हैं। और यहाँ पर एक जो और बड़ी बात जो हमने यहाँ पर देखा कि नॉर्थ ईस्ट में यदि कॉस्मेटिक के व्यापार को लाया जाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो हम जो उधर कॉस्मेटिक की कंपनियां हैं, हमने उनसे बातचीत की है, जो कॉस्मेटिक के एक्सपर्ट्स हैं हमने उनसे बातचीत की है, और एक योजना हम बना रहे हैं कि किस प्रकार से, तो जो ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, उनकी अध्यक्षा बॉम्बे में है काजल आनंद जी, उनके साथ लगातार हमारी चर्चा जारी है। प्रकाश जी की लगभग 3 मुलाकात इसी मुद्दे पर उनसे हो चुकी है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर कॉस्मेटिक का एक हब इसको बना दें। अच्छा, अंत में तिनसुकिया के बारे में भी थोड़ा आपकी राय हम जान लेना चाहेंगे। व्यावसायिक शहर के तौर पर ज़रूर जाना जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि तिनसुकिया और डेवलप किया जा सकता है व्यापार के क्षेत्र में? चूँकि व्यावसायिक शहर जरूर है, लेकिन ये पुराना जो नाम है उसी को लेकर चलाया जा रहा है, इसको और नया क्या इसमें लाना? आपको अंदाज़ा इस तरीके से लग सकता है कि हमने आज की जो बहुत क्रूशियल मीटिंग है, हमने आसाम की राजधानी में नहीं करी है, हमने तिनसुकिया में की है। क्यों किया? क्योंकि तिनसुकिया पारंपरिक रूप से एक व्यावसायिक शहर है जो बाकी सभी राज्यों को भी कैटर करता है और पूरे असम को तो कैटर करता ही है। तिनसुकिया की एक बड़ी ज्योग्राफी की दृष्टि से भी एक अच्छी वो है, कनेक्टिविटी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो तिनसुकिया में भी ये जो जितनी चर्चा मैंने आपसे की है, इसका एक बड़ा भाग तिनसुकिया पर भी केंद्रित है। तिनसुकिया का डेवलपमेंट कैसे हो उस पर भी प्रकाश जी एक पेपर तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही वो पेपर तैयार हो जाएगा हम असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से समय मांगेंगे और उनसे मिल कर के उनको बताएंगे कि हमारी एसोसिएशंस और असम सरकार मिल कर के कैसे तिनसुकिया को डेवलप कर सकती है, एक ट्रेडिंग हब के रूप में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और तिनसुकिया से सभी लोगों को सामान की आपूर्ति कम कीमत पर कैसे हो सकती है, वो एक विजन है हमारा। और बहुत जल्दी आपको लगेगा कि चाहे वो रेडीमेड गारमेंट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक का मैंने जिक्र किया, या हर्बल प्रोडक्ट हो, उन सब का केंद्र तिनसुकिया बनने वाला है। क्योंकि आपकी भी समय की कमी है, और अंत में मैं थोड़ी संक्षिप्त में आपसे जान लेना चाहूँगा कि आज कौन कौन से बड़े घोषणे होने वाले हैं और किस तरह का जो नया दृष्टिकोण बनने वाला है नॉर्थ ईस्ट के लिए, थोड़ा संक्षिप्त में जान लेना। आज 2 चीज़ें हैं। एक तो हम ये मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में यदि व्यापार को बढ़ाना है तो तिनसुकिया उसका दरवाज़ा है, इसीलिए हम आज इस दरवाजे को खटखटाने आए हैं। तो हमारा ये है कि जो हमारा कैट का नॉर्थ ईस्ट का चैप्टर बनेगा, वो चैप्टर सभी राज्यों के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ और केंद्र सरकार के साथ सेतु का काम करे। दूसरा, व्हाट्सएप आज हर आदमी यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग। व्हाट्सएप का बिजनेस के लिए सदुपयोग कैसे हो, कल हम एक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में करके आए हैं, लगातार हम कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं, और हमने 17 शहर पहले चयनित किए थे।
तो 17 शहर में एक शहर तिनसुकिया है। तो इससे समझ सकते हैं कि तिनसुकिया हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम तिनसुकिया के व्यापारियों को, यहाँ के व्यापारी एसोसिएशनों को ये बताने वाले हैं कि बिना कोई पैसा खर्च किए व्हाट्सएप के बिजनेस एप्लीकेशन का सदुपयोग करके किस प्रकार से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आज के कार्यक्रम के ये दो मुख्य हैं। बाकी जो भी विषय यहाँ के व्यापारी उठाएंगे उन सारे विषयों को हम नोट करेंगे और उनका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आएंगे और सुन के चले जाएंगे। और बाकायदा मैं तो कहता हूँ कि हमें हर महीने तिनसुकिया बुलाया जाए, हम हर महीने तिनसुकिया आने को तैयार हैं। एक मैसेज लेना चाहूँगा, समय कमी है आपकी, फिर भी मैं, केंद्र सरकार ने यह निर्धारित किया है, पहले था नहीं, कांग्रेस के समय में तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एक अलग ही नज़र से देखा जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक घोषणा किया था कि हर 2 महीने या 1 महीने में केंद्र के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे, विशेष तौर पर असम में आ भी रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, केंद्र जो प्रतिनिधि भेज रहा है, व्यापार के क्षेत्र में भी केंद्र के यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित हो, या जो सरकार है उनसे आप क्या आह्वान करना चाहिए? देखिए, जो भी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं निश्चित रूप से आप ये माने कि वो व्यापार के विषय में भी चर्चा करके जाते हैं। अब वो सरकारों के विशेष तौर पर आने की आवश्यकता है, या इस तरह का डेवलप के लिए विशेष तौर पर एक गठन करने की जरूरत है? देखिए, कैट का चैप्टर यहाँ बन जाए, कैट का चैप्टर बन जाएगा तो हम उन मंत्रियों को यहाँ लेकर के आएंगे। आज भी जो मंत्री आ रहे हैं, क्योंकि जब वो वापस दिल्ली जाते हैं, मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो वहाँ पर मंत्रालय हमको बुलाता है, चर्चा करता है। तो मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूँ कि वर्तमान सरकार जो केंद्र की है उसकी प्रायोरिटी पर है नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट। हमारा जैसे चैप्टर आज बन जाएगा, आप देखेंगे तुरंत हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हम केंद्र के मंत्रियों को खुद लेकर के आएंगे और व्यापारियों के साथ आमने सामने की बातचीत करेंगे, बीच में कोई नहीं होगा। तो वो जो डायरेक्ट बातचीत करेंगे उससे जो चीज़ जाएगी तो तुरंत समाधान होगा। क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, हम फॉलोअप करेंगे, यहाँ के व्यापारी अपनी समस्याएं बताएंगे, जो मंत्री आएंगे वो सरकार की पॉलिसी बताएंगे। तो ऐसा करके 2 तरफा ट्रैफिक चलेगा और बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। जी प्रवीण जी, काफ़ी व्यस्तता के बीच जो हमें कुछ जानकारी चाहिए थी और यहाँ के व्यापारी भी जानने चाहते थे आपके जरिए कि क्या एक्चुअली करने जा रहे हैं आप लोग, और इतनी व्यस्तता के बीच जो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं श्री प्रकाश बैद जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है वो आयोजन निश्चित रूप से सफल होगा और कैट की केंद्रीय टीम पूरी ताकत से अब यहाँ पर जुटेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुछ दिनों बाद यहाँ पर आने वाले हैं, तो कोई ना कोई हम में से आता रहेगा। आज मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री सुमित अग्रवाल जी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री बृजमोहन अग्रवाल जी आए हैं, मैं आया हूँ, तो हम 3 लोग अभी आए हैं और आने वाले समय में हम लगातार यहाँ पर आते रहेंगे और यहाँ के व्यापारियों से संवाद का इस सिलसिला जो आज से शुरू होगा उसे लगातार जारी करते रहेंगे। जी धन्यवाद।